हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविक्स क्लास। हम अपनी पिछली क्लास में यूनिट सेकंड शुरू कर चुके थे। यूनिट सेकंड करिकुलम एंड प्लानिंग, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ना था कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। मैंने आपको पिछली कक्षा में पाठ्यक्रम का अर्थ और उसकी कुछ परिभाषाएं पढ़ा दी थी। परिभाषाओं का क्या निष्कर्ष निकलता है उस पे भी हमने बात कर ली थी। तो आज कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं पाठ्यक्रम के आधारों के बारे में। पाठ्यक्रम के आधार मतलब बेसिस ऑफ करिकुलम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ्यक्रम के जब हम आधारों की बात करते हैं या पाठ्यक्रम के अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस का मतलब नींव, हम सभी को पता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ों का या बातों का ध्यान रखा जाता है। बहुत सारे आधार होते हैं उसके पाठ्यक्रम को निर्मित करने के, जिसमें जो सबसे पहला आधार जिस पे हम बात करेंगे वो है दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार क्या होता है, या हम ये कहें कि ये आधार किस तरह से पाठ्यक्रम में या पाठ्यक्रम निर्माण में प्रयोग किया जाने लगा। तो इस पे एक व्यक्ति का नाम आता है हेराल्ड टी जॉनसन। हेराल्ड टी जॉनसन, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। इसमें इन्होंने दर्शन शास्त्र को जीवन की जो समस्याएं हैं उनका उत्तर प्राप्त करने का एक साधन बताया था कि हम दर्शन शास्त्र से हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं होती हैं उनका उत्तर यानी उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं और मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ये किसका कहना है? ये कहना है हेरोल्ड टी जॉनसन का। इसके साथ ही एक व्यक्ति थे, एक शिक्षा शास्त्री थे, जी.के. चेस्टरटन। जी के होता है ना जर्नल साइंस, है ना, जर्नल नॉलेज। जी के चेस्टरटन वो कहते हैं या लिखते हैं कि हम सोचते हैं कि किसी मकान को किराए पर उठाने का निर्णय लेते समय, यानी जब मकान मालिक किराए पर किसी को अपना मकान देता है तो उस समय मकान मालिक जो है उसके लिए किराएदार की आमदनी के विषय में जानकारी प्राप्त होना ज़रूरी है। मतलब क्या है कि वो ये ऐसा कहना चाहते हैं कि जब कोई भी मकान मालिक किराएदार को अपना मकान किराए पर देता है तो हमें ऐसा लगता है कि मकान मालिक को किराएदार की आमदनी के बारे में पता होना चाहिए। और ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि जिसको वो अपना मकान दे रहा है किराए पर उसके जीवन दर्शन के बारे में पता करना, उसकी आमदनी के बारे में पता करने से ज़्यादा ज़रूरी है। बात समझ रहे हैं आप? और इसके साथ ही एक चीज़ और ये कहते हैं कि जैसे हम सोचते हैं ना कि किसी सेनापति को शत्रु सेना से युद्ध करने के लिए सामने वाली सेना में कितने लोग हैं, उनकी संख्या क्या है, वो महत्वपूर्ण हैं या हम कहें कि वो ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही ज़रूरी है कि संख्या तो पता हो ही कि सामने वाली सेना में कितने लोग हैं जिनके साथ हमने लड़ाई करनी है, जिनको हमने परास्त करना है। संख्या पता होने के साथ साथ जो सामने वाला हमारी जो शत्रु सेना है उसके दार्शनिक दृष्टिकोण को भी जानना उतना ही आवश्यक है। बात समझ रहे होंगे। दो उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। क्या? पहला तो मकान मालिक को अपना मकान किराए पर देने से पहले किराएदार की आमदनी के बारे में जानने के साथ साथ क्या पता होना चाहिए, उसको ये भी पता होना चाहिए कि जिसे मैं अपना मकान किराए पे दे रहा हूँ उसका जीवन दर्शन क्या है, यानी उसका दृष्टिकोण क्या है, उसका जीवन को देखने का नज़रिया क्या है, या हम कहें कि उसका जीवन जीने का तरीका क्या है। दूसरी बात कि जिस तरह से
जो सेनापति होता है उसको शत्रु सेना में कितने लोग हैं जिनको कि लड़ाई में परास्त करना है, तो जितना ज़रूरी संख्या का पता होना है उतना ही ज़रूरी शत्रु सेना का दृष्टिकोण या दार्शनिक जो उनका दार्शनिक जो दृष्टिकोण है उसका पता होना भी उतना ही ज़रूरी है। इसके अलावा जो रस्क का नाम हम काफ़ी बार सुनते हैं, रस्क का कहना है कि दर्शन पर पाठ्यक्रम का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई अन्य पक्ष नहीं। कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना, मैंने आपको पहला आधार दार्शनिक आधार ही क्यों पढ़ाया, क्योंकि कुछ हमारे जो शिक्षा शास्त्री हैं उनका कहना है कि अगर हम किसी मेन आधार की बात करें तो वो मेन आधार जो हो सकता है वो दर्शन शास्त्र या फिर दार्शनिक आधार ही हो सकता है। इसको आप दूसरे नंबर पे नहीं रख सकते हो, इसको आप फर्स्ट नंबर पे ही रखोगे इस आधार को। तो यहाँ पे मैंने ये जो आपको उदाहरण दिए, मैं आपको क्या समझाना चाहती थी, मैं आपको ये समझाना चाहती थी कि दार्शनिक दृष्टिकोण बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करेंगे कि दार्शनिक विचारधारा का पाठ्यक्रम पर प्रभाव पड़ता है, तो वो दार्शनिक विचारधाराएं कौन कौन सी हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई दार्शनिक आधार होता है, हम पाठ्यक्रम के आधार पढ़ रहे हैं, और दार्शनिक आधार क्या होता है ये थोड़ा बहुत मैंने बताया ना। दार्शनिक आधार का मतलब दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण, सोचने का तरीका, जानने का तरीका, किसी चीज़ को जीने का तरीका, जीवन को, ये दार्शनिक दृष्टिकोण है। और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो मैंने आपको ये एग्जाम्पल्स दे करके बता दिया है। ठीक है, चलिए अब आप एक चीज़ देखिए कि ये जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं वो जो मैंने आगे लिख रखी हैं, आदर्शवाद और पाठ्यक्रम, प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम, प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम, यथार्थवाद और पाठ्यक्रम। आपने इन सब के नाम सुन रखे होंगे, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद। अब ये सारे के सारे जो आधार हैं या जो वाद हैं वो पाठ्यक्रम के आधार के रूप में कार्य करते हैं। और सबसे पहला हम पढ़ेंगे आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। आदर्शवाद और जब पाठ्यक्रम की मैं बात करूं तो आदर्शवादी जो विचारधारा है वो शाश्वत मूल्यों में विश्वास करती है। आदर्शवादी विचारधारा शाश्वत मूल्यों में विश्वास करती है। ठीक है, आदर्शवादी विचारधारा शाश्वत मूल्यों में विश्वास करती है, इसका मतलब क्या हुआ, वो कहती है कि चाहे कुछ हो जाए हमेशा सत्य बोलो। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको आदर्शवाद का। अगर किसी की जान मुसीबत में है और आपके जीवन का ये धर्म आपने बनाया है, आपका ये सिद्धांत है कि आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं, आपके सामने एक व्यक्ति है लहूलुहान हालत में, वो आकर के अपनी जान बचा करके कहीं छुपा है, तब आपने उसको देख लिया कि वो कहाँ छुपा हुआ है, उसके पीछे जो गुंडे लगे हुए हैं, जिन लोगों ने उसे मारा है, वो आकर के आपसे पूछते हैं कि वो कहाँ छुपा है, अभी यहाँ पे एक आदमी आया था। तो आप क्या हैं, क्योंकि आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो आप उनको बता देते हो कि ये रहा, यहाँ पे ये वो व्यक्ति यहाँ छुपा हुआ है, इसके पीछे, इस दीवार के पीछे छुपा हुआ है, फिर भले ही उस व्यक्ति की जान ही चली जाए। तो आदर्शवादिता पूरी तरह से कट्टर सिद्धांतों की पालना की बात करती है। वो ये कहती है कि टस से मस नहीं होना, सत्य बोलना मतलब सत्य ही बोलना, चाहे उसके जो भी परिणाम हो वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरह से अब ये तो मैंने बता दिया आदर्शवाद क्या होता है। अब हम इन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, आदर्शवाद और पाठ्यक्रम का। तो आदर्शवादी पाठ्यक्रम में इतिहास और साहित्य को विशेष स्थान मिलता है। जो एक आदर्शवादी पाठ्यक्रम होता है उसमें इतिहास और साथ में लिटरेचर, हिस्ट्री और लिटरेचर को बहुत इम्पोर्टेंस मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नीति शास्त्र यानी नैतिक ज्ञान की बातें, ठीक है, अच्छा जीवन जीने के लिए कौन कौन से मूल्य होते हैं, हमें किस तरह से अपने जीवन को संतुलित बनाए रखना चाहिए, ऐसी सब चीज़ें। और आपने अगर पाठ्यक्रम को देखा हो, चाहे वो पाठ्यक्रम किसी भी सब्जेक्ट का हो, है ना, किसी भी सब्जेक्ट का हो, क्या वो मानव जीवन में संतुलन पैदा करना नहीं सिखाता? नहीं, सिखाता है वो। और ख़ास करके हमने किसके पाठ्यक्रम की बात करनी है, तो हमें सिविक्स के पाठ्यक्रम की बात करनी है, नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम की बात करनी है। तो नागरिक शास्त्र शिक्षण का जो मेन उद्देश्य होता है, नागरिक शास्त्र का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या, बहुत बात कर ली हमने इसके बारे में। बालकों को
क्या करना, आदर्श नागरिक बनाना, है ना। और आदर्श नागरिक कैसे बनेंगे वो, जब उनके जीवन के कुछ सिद्धांत होंगे, कुछ मूल्य होंगे, तभी तो वो अच्छे रास्ते पे चल पाएंगे, नहीं तो फिर भटक जाएंगे रास्ते से, किसी की बातों में आ जाएंगे, अपने जो मार्ग है, जो उन जिस मार्ग पे उनको चलना चाहिए, अच्छे मार्ग पे, सदमार्ग पे, उससे भटक जाएंगे। इसलिए उनके जीवन में इन मूल्यों का, इन आदर्शों का, इन सिद्धांतों का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पाठ्यक्रम निर्माण में आदर्शवाद अपनी भूमिका निभाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम की। देखिए, प्रकृतिवादी जो विचारधारा है वो बालक के पूर्ण स्वतंत्र होने की बात करती है। वो ये कहती है कि बालक को स्वतंत्र छोड़ दो, बालक अपने आप से सीख जाएगा। जिस तरह से मैंने आपको आदर्शवाद को समझाने के लिए उदाहरण दिया, तो प्रकृतिवाद को समझाने के लिए एक उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे अधिगम की हम बात करते हैं ना, मनोविज्ञान अधिगम की बात करता है, शिक्षा का मेन उद्देश्य बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, अधिगम कराना है, बालक का सर्वांगीण विकास करना है। वो विकास कैसे होता है, जब बच्चा नया नया कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रकृतिवाद की बात करूँ ना, तो आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। प्रकृतिवाद कहते हैं कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा अपने आप सीख जाएगा। एक बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ता है बार बार, ठीक है, एक बच्चा बार बार सीढ़ियाँ चढ़ता है, आप उसको कितना ही रोक लो, वो बच्चा जो साल, 1.5 साल, 2 साल का, जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता और खुद से सारी सीढ़ियाँ चढ़ करके ऊपर छत तक नहीं पहुंच जाता, और फिर चढ़ जाता है तो उसको उतरने का शौक़ होता है, मतलब ये रहता ही है। अब कितना ही दिन में उसको 50 बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वही बच्चा एक बार सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करता है और गिर जाता है, तो वो बच्चा दोबारा कभी सीढ़ियों पर चढ़ने का नाम नहीं लेगा, अपने आप से नहीं लेता ना। फिर देख लो, एक बच्चा है, दिया जल रहा है, मान लो दिवाली पे दिए जल रहे हैं, बच्चा फटाफट से जा कर के दिए को, लो को पकड़ेगा। एक दिन, जिस दिन उसने हाथ लगा लिया ना लो को, गर्म लो को, हाथ जल गया उसका, तो दोबारा कभी भी वो उसकी ओर जाएगा भी नहीं। ये प्रकृतिवाद है। प्रकृतिवाद कहता है कि आप बच्चे को क्यों किसी काम से रोकते हो, कि ये मत कर, ये कर, ये मत कर, ये कर। जो उसको करना है उसको अपनी प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर करने दो, उसको वातावरण में, उसको नेचर में खुला छोड़ दो। ये प्रकृति एक शिक्षक है। प्रकृतिवाद कहता है कि ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है ना, ये शिक्षक है, टीचर है ये बच्चे की। ये उसको पूरी तरह से सिखा देगी जो सिखाना है, तुम्हें सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रकृतिवाद का शिक्षक नेचर है, नाम में ही प्रकृति छिपा है, ठीक है। तो वो कहते हैं खुला छोड़ दो, बालक अपने आप से सीख लेगा। और इसके लिए जैसे कि आदर्शवाद बात करता है किन सब्जेक्ट्स की, अभी बताया था मैंने आपको, हिस्ट्री और लिटरेचर की। इसी तरह से प्रकृतिवाद बात करता है खेल कूद की, व्यायाम की, पर्यटन की, भूगोल की, विज्ञान की, इन सारी चीज़ों को वो प्रमुख स्थान देता है, ठीक है, इन सब सब्जेक्ट को। अब हम आते हैं प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम पे। हमने आदर्शवाद देख लिया क्या है, हमने देख लिया प्रकृतिवाद क्या है, अब हम बात करते हैं प्रयोजनवाद की। ये जो प्रयोजनवाद है ना, ये विचारधारा अमेरिका में विकसित हुई थी, ठीक है, अमेरिका में। अब यह विचारधारा जो है, जो प्रयोजनवाद मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये कोई शाश्वत मूल्यों में आस्था नहीं रखती। जैसे कि आदर्शवाद शाश्वत मूल्यों की बात करता है, तो ये कोई उसमें नहीं रखती, आस्था नहीं रखती शाश्वत मूल्यों में, यानी आदर्शों में कोई इसका विश्वास नहीं है। ये कहती है कि जो सत्य होता है वो परिवर्तनशील होता रहता है, बदलता रहता है। जैसे ही मनुष्य की परिस्थितियाँ, मनुष्य बदलता है या मनुष्य की परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो सत्य भी बदल जाता है। प्रयोजनवादी जो लोग हैं या प्रयोजनवादी जो विचारधारा है, वो कहती है कि पाठ्यक्रम को हमें छात्रों की रुचियों के आधार पर निर्मित करना चाहिए, ठीक है, छात्रों की रुचि के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, अभिरुचियों से मिलान करके उसके अनुसार पाठ्यक्रम को बनाना चाहिए। और इसके अलावा ये कहते हैं कि हमें पाठ्यक्रम में हस्तकला और उद्योग धंधों को विशेष स्थान देना चाहिए, यानी व्यावसायिक शिक्षा की बात करते हैं प्रयोजनवादी, ठीक है। तो इस तरह से ये है हमारी तीसरा वाद और पाठ्यक्रम, या तीसरी विचारधारा और पाठ्यक्रम। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, यथार्थवाद और पाठ्यक्रम। ये क्या कहता है, तो यथार्थवाद का कहना मतलब ये प्रत्यक्ष जगत को
या वास्तविक जो जगत है उसकी बात करती है ये विचारधारा। यथार्थवादी वास्तविक जगत की, जो प्रत्यक्ष जगत है उसकी बात करते हैं। और यह विचारधारा जो है उसमें शिक्षा का लक्ष्य क्या है? बालक अपने आप में जाने, ये इसका लक्ष्य है। यथार्थवादी कहते हैं यथार्थ का पता करो। यथार्थ मतलब सत्य का पता करो। और सबसे पहले किसके बारे में पता होना चाहिए? खुद के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये कहते हैं कि हमें बालक को ऐसे विषय पढ़ाने चाहिए जो कि भौतिक जगत में, यानी उसके प्रत्यक्ष जगत में, वास्तविक जगत में दिखाई देते हैं। जैसे कि ये कहते हैं कि भौतिक विज्ञान पढ़ाओ बच्चे को। भौतिक विज्ञान के जो भी उसके तत्व होते हैं, आपको पता है वो दिखाई देते हैं। अगर फिजिक्स कहता है कि किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगी, गुरुत्वाकर्षण का बल काम करेगा, गति के नियम काम करेंगे, तो करते हैं ना, दिखा सकते हो ना उसको, मैथ्स दिखा सकते हो। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान SST सब्जेक्ट के अंतर्गत जब हम बात करते हैं व्यवहारिक ज्ञान की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो व्यवहारिक सब्जेक्ट हम कह सकते हैं, व्यवहारिक जो विषय है वो सामाजिक विज्ञान ही है, जिसके अंतर्गत की न ये सिविक्स भी पढ़ाई जाती है, हमारी नागरिक शास्त्र भी SST के अंतर्गत ही आता है। हम सभी को ही पता है, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं बातें। तो यथार्थवादी क्या करते हैं? गणित की, भौतिक विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की, ऐसे सब्जेक्ट्स की बात करते हैं जो कि भौतिक जगत में या वास्तविक जगत में दिखाई देते हैं। ठीक है, ये है दार्शनिक आधार। जब भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो दार्शनिक आधार अति महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आधार हैं वो तो फर्स्ट पॉइंट, यानी दार्शनिक आधार के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? आदर्शवाद और पाठ्यक्रम, प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम, इसके अलावा प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम, और फिर बात की हमने यथार्थवाद और पाठ्यक्रम की। अब हम बात कर रहे हैं दार्शनिक आधार के बाद दूसरे मेन पॉइंट की, मनोवैज्ञानिक आधार। मनोविज्ञान क्या है? हम सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान क्या करता है। मनोविज्ञान कहता है कि बालक का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो उसकी आवश्यकता के अनुरूप हो, जो उसकी अभिरुचि, उसकी क्षमता, उसके अनुभव, उसकी आयु, इन सबको ध्यान में रख करके बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक जो आधार है वो बात करता है क्रिया करके सीखने की। ठीक है, क्रिया के आधार पर सिखाओ, बच्चा अपने आप से करके सीखे। तो ये है इसका मनोवैज्ञानिक आधार। जब भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो जिस तरह से दार्शनिक आधारों को महत्व दिया जाता है, उसी प्रकार से आज बाल केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान का परिणाम है। हम सभी जानते हैं मनोविज्ञान के कारण ही आज की शिक्षा शिक्षक केंद्रित शिक्षा से बाल केंद्रित शिक्षा बनी है, हम सबको पता है। और जो मनोविज्ञान है वो ये कहता है कि पाठ्यक्रम का जब निर्माण किया जाए तो बच्चे की आयु, आवश्यकता, अभिरुचि, अभिवृत्ति, उसकी जो रुचि है वो, उसकी क्षमता है, उसके अनुभव है, उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये है मनोवैज्ञानिक आधार। इसके बाद अब बात है ऐतिहासिक आधार की। तो आप देखिए ऐतिहासिक आधार में क्या है? इतिहास क्या करता है? अतीत में जो घटनाएं घटी हैं उनके अपने पास अभिलेख रखता है, यानी रिकॉर्ड रखता है। इतिहास से हमें पीछे जो घट चुका है उसके बारे में पता चलता है, हम सभी को ही पता है। ठीक है, और पीछे में जो हो चुका है, जो हमारे भूतकाल में घटित हो चुका है, आज जब हम वर्तमान में उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसका ज्ञान हमारे कहाँ काम आएगा? हमारा काम आएगा आगे भविष्य में। ठीक है, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि ऐसा करने पर ऐसा होता है, तो कल को हम अगर अच्छा परिणाम आता है तो कल को हम उसको करेंगे। अदरवाइज़ इतिहास हमें ये शिक्षा देगा कि ऐसा करने पर ऐसा हो जाता है तो हम वैसा काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, हमें स्पष्ट से उदाहरण मिल जाते हैं, एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। यानी हम जो पहले गलतियां कर चुके हैं, भूल कर चुके हैं, उनको दोहराने से बच जाते हैं इतिहास की मदद से। ठीक है, और इतिहास हमारे समय, साधन और शक्ति की बचत भी करता है, उसका अनावश्यक खर्च नहीं होने देता। ठीक है, इस तरह से ऐतिहासिक आधार भी बहुत मायने रखते हैं। इसके अलावा है सांस्कृतिक आधार। सांस्कृतिक आधार मतलब आपको पता ही है, संस्कृति किसी भी समाज की
संपूर्ण जीवन पद्धति होती है। संस्कृति का मतलब जो जिस समाज की संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, मतलब वहाँ के लोग, जो समाज किससे बनता है, लोगों से, तो वहाँ का जो समाज है वो कैसी जीवन पद्धति जी रहा है, कैसी पद्धति को अपनाया हुआ है उन्होंने, ये क्या कहलाता है, संस्कृति कहलाता है। इसलिए हम सांस्कृतिक पक्ष को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते या नकार नहीं सकते। तो सांस्कृतिक पक्ष बहुत मायने रखता है, सांस्कृतिक आधार भी पाठ्यक्रम में बहुत मायने रखता है। अब आप उत्तर भारत का पाठ्यक्रम है मान लो, ठीक है, विद्यालय है, या मान लो कोई जो पाठ्यक्रम लगा हुआ है उत्तर भारत में, और आप संस्कृति कौन सी पढ़ा रहे हो, उसको दक्षिण भारत की, ठीक है, अनेकता में एकता की बात होती है, संपूर्ण राष्ट्र एक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या है, अपनी संस्कृति के बारे में पढ़ना, यानी जो हमारे घरों में होता है, जो जैसा रहन सहन हमारा है, जैसे हमारी बोलचाल की भाषाएं हैं, या फिर हम ये कहें कि अच्छा, भाषा भी तो संस्कृति का ही एक हिस्सा है। तो मान लो आपको आपके यहाँ की जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे हम यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज लगवाते हैं, है ना, तो थर्ड लैंग्वेज के अंतर्गत आपको संस्कृत या फिर पंजाबी तो नहीं मिले, और आपको बात की जाए कि भाई आपको मराठी लेनी पड़ेगी, मलयालम लेनी पड़ेगी, या फिर आपको तमिल पढ़नी पड़ेगी, तो बताओ आप पढ़ोगे? आप नहीं पढ़ोगे ना, आपको नहीं सही आएगा। इसी तरह से हम क्या पढ़ना चाहते हैं, हम अपनी संस्कृति को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सांस्कृतिक आधार को भी समझना चाहिए। पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक आधार भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा है सामाजिक आधार। मनुष्य क्या है, मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, उसका जन्म भी यहीं होता है समाज में, और यहीं पे वो उन्नति करता है अपनी सारी की सारी। तो इसका मतलब जब जन्म से लेकर के उसने मृत्यु तक इस समाज में ही रहना है, तो कोई भी जीवन का उसका ऐसा पक्ष नहीं है जो कि अछूता रह जाए सामाजिक प्रभाव से, ठीक है। तो इसलिए सामाजिक यानी समाज के संबंध में भी विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे उस समाज में कौन कौन से विश्वास हैं, उनके आदर्श क्या हैं, उस समाज में जहाँ पे वो रहता है, उसके मूल्य क्या हैं, उसके सिद्धांत क्या हैं, उसकी परंपराएं क्या हैं, उसके रीति रिवाज क्या हैं, उसके मूल्य क्या हैं, या वहाँ पे परिस्थितियाँ कैसी हैं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उस समाज को पहचाना जाता है, और उस समाज के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। ये है सामाजिक आधार। और अंतिम जो पॉइंट है वो है वैज्ञानिक आधार। वैज्ञानिक आधार, हम विज्ञान के बिना तो शिक्षा की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि विज्ञान ही क्या करता है, हमें अत्याधुनिक बनाता है ना, हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। वर्तमान में जीना सिखाता है मतलब विज्ञान ही तो ये बताता है भी इन चीज़ों का आविष्कार हो चुका है, ताकि मानव उन वस्तुओं का जिनका आविष्कार हुआ है उनका प्रयोग करके अपने जीवन में उन्नति कर सके, और खुद की उन्नति करके समाज की उन्नति भी कर सके, देश को आगे बढ़ा सके, ठीक है। तो वैज्ञानिक आधार मतलब कि जो हमारी शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको उपयोगी बनाया जाए, ठीक है, उनको उपयोगी बनाया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए शिक्षण में। पाठ्यक्रम का जब निर्माण किया जाता है तो बहुत सारी विधियां भी तो बताई जाती हैं ना, कि अब आज के टाइम में जहाँ पे प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाना है, और फिर भी हम पुराने तरीके से, परंपरागत तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब हम अच्छा शिक्षण नहीं करा रहे हैं। तो वैज्ञानिक आधार का मतलब कि हम जिन जिन विधियों को पढ़ाने के लिए सिलेबस में मेंशन करें ना कि इस विधि से पढ़ाया जाए, प्रैक्टिकल वर्क कराए जाएं, प्रोजेक्टर्स का यूज़ किया जाए, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, लैब्स में काम कराया जाए, कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाए, तो ये सारी चीज़ें हमें कौन सा आधार प्रदान करेगा, या पाठ्यक्रम के को इसके लिए किस आधार की, किस बेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वैज्ञानिक बेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये है वैज्ञानिक आधार। इस तरह से हमने 6 आधार देखे हैं। दार्शनिक आधार, दार्शनिक आधार के अंतर्गत आदर्शवाद और पाठ्यक्रम, प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम, फिर उसके बाद प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम, और उसके बाद यथार्थवाद और पाठ्यक्रम। ये हो गया दार्शनिक आधार। इसके बाद हमने देखा मनोवैज्ञानिक आधार, ऐतिहासिक आधार, सांस्कृतिक आधार, सामाजिक आधार, और लास्ट में वैज्ञानिक आधार। ये हो गए हमारे बेसिस ऑफ करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम के आधार, ठीक है।
अब हमने इसके साथ ही जो हमारी सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पॉइंट है जो बात करता है कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम की, वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया। कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा, मीनिंग पढ़ा, ठीक है। मीनिंग के अंदर मैंने आपको अर्थ भी बता दिया, करिकुलम किससे बना है, ये शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से है, इसका मतलब क्या है, सब कुछ समझा दिया। परिभाषाएं भी मैंने लास्ट क्लास में आपको करवा दी। और आज हमने पढ़ लिए पाठ्यक्रम के आधार। तो इस तरह से हमारी जो सेकंड यूनिट है उसका फर्स्ट टॉपिक यानी फर्स्ट पॉइंट कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में जो आपको मिलेगा वहाँ पे पढ़ने के लिए हमारे सिलेबस में प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं हमने पाठ्यक्रम निर्माण के, ठीक है। तो हम प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है या हम किन किन सिद्धांतों की पालना करते हैं पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय। तो ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में या अगली कक्षा में। आपने क्या करना है, वीडियो देखने के बाद अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो मैसेज करके फ़ोन करके पूछना है। हर बार कहती हूँ बट कभी ऐसा होता नहीं है। बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। भगवान आपकी ये इंटेलिजेंसी बनाए रखे, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। तो अगली कक्षा में अगली वीडियो में मिलेंगे हम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।